नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत है हिस्टोरिक हिंदी की एक और नई सीरीज में। इस सीरीज में हम ये देखेंगे कि उपमहाद्वीप में आए यात्रियों द्वारा दिए गए सामाजिक जीवन के विवरणों के अध्ययन से किस प्रकार हम अपने जीवन के विषय में अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम 3 व्यक्तियों के यात्रा वृत्तांतों यानी ट्रैवलॉग्स पर ध्यान देंगे। यात्रा वृत्तांत वो दस्तावेज होते हैं जो इन यात्रियों ने अपनी यात्राओं के दौरान दर्ज किए थे। इस सीरीज के 3 मुख्य यात्रियों में उज़्बेकिस्तान के अल बिरूनी, मोरक्को के इब्न बतूता तथा फ्रांस के यात्री फ्रांसवा बर्नियर होंगे। पूरी तरह से अलग सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने के कारण ये लेखक दैनिक गतिविधियों तथा प्रथाओं के प्रति अधिक सावधान रहते थे, जबकि देशी और स्थानीय लेखकों के लिए ये सभी विषय सामान्य थे, जो उनके अनुसार वृत्तांतों में दर्ज करने लायक घटनाएं नहीं थीं। नजरिए की यही भिन्नता ही यात्रा वृत्तांतों को अधिक रोचक बनाती है। अल बिरूनी और किताब उल हिंद। अल बिरूनी का जन्म आधुनिक उज़्बेकिस्तान में स्थित ख्वारिज़्म में सन 973 में हुआ था। ख्वारिज़्म शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और अल बिरूनी ने उस समय उपलब्ध सबसे अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। वो कई भाषाओं का ज्ञाता था, जिनमें सीरियाई, फारसी, हिब्रू तथा संस्कृत शामिल हैं। हालांकि वो यूनानी भाषा का जानकार नहीं था, पर फिर भी वो प्लेटो तथा अन्य यूनानी दार्शनिकों के कार्यों से पूरी तरह परिचित था, जिन्हें उसने अरबी अनुवादों के माध्यम से पढ़ा था। सन 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म पर आक्रमण के पश्चात सुल्तान महमूद यहाँ के कई विद्वानों तथा कवियों को अपने साथ अपनी राजधानी गजनी ले गया। अल बिरूनी भी उनमें से एक था। वो बंधक के रूप में गजनी आया था, पर धीरे धीरे उसे यह शहर पसंद आने लगा और 70 वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक उसने अपना बाकी जीवन यहीं बिताया। गजनी में ही अल बिरूनी की भारत के प्रति रुचि विकसित हुई। 8वीं शताब्दी से ही संस्कृत में रचित खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सा संबंधी कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा था। पंजाब के गजनवी साम्राज्य का हिस्सा बन जाने के बाद स्थानीय लोगों से हुए संपर्कों ने आपसी विश्वास और समझ का वातावरण बनाने में मदद की। अल बिरूनी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ कई वर्ष बिताए और संस्कृत, धर्म तथा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। हालांकि उसका यात्रा कार्यक्रम स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रतीत होता है कि उसने पंजाब और उत्तर भारत के कई हिस्सों की यात्राएं की। उसके लिखने के समय यात्रा वृत्तांत अरबी साहित्य का एक मान्य हिस्सा बन चुके थे। ये वृत्तांत पश्चिम में सहारा रेगिस्तान से लेकर उत्तर में वेलगा नदी तक फैले क्षेत्रों से संबंधित थे। हालांकि 1500 ईस्वी से पहले भारत में अल बिरूनी को कुछ ही लोगों ने पढ़ा होगा। भारत से बाहर कई अन्य लोग संभवतः ऐसा कर चुके थे। किताब उल हिंद। अरबी भाषा में लिखी गई अल बिरूनी की कृति किताब उल हिंद की भाषा सरल और स्पष्ट है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में बटा हुआ है। अल बिरूनी ने प्रत्येक अध्याय में एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया, जिसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, फिर संस्कृतवादी परंपराओं पर आधारित वर्णन और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना। अल बिरूनी, जिसने अपने लेखन में भी अरबी भाषा का प्रयोग किया था, उसने संभवतः अपनी कृतियां उपमहाद्वीप के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए लिखी थीं। वो संस्कृत, पाली तथा प्राकृत ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरणों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर खगोल विज्ञान और चिकित्सा संबंधी कृतियां भी शामिल थीं, पर साथ ही इन ग्रंथों की लेखन सामग्री शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण आलोचनात्मक था और निश्चित रूप से वो उनमें सुधार करना चाहता था। इब्न बतूता। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तेंजियर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक में हुआ था, जो इस्लामी कानून तथा शरिया पर अपनी विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था।
अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। अपनी श्रेणी के अन्य सदस्यों के विपरीत इब्न बतूता पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से अर्जित अनुभव को ज्ञान का अधिक महत्वपूर्ण स्रोत मानता था। उसे यात्राएं करने का बहुत शौक था और वो नए नए देशों और लोगों के विषय में जानने के लिए दूर दूर के क्षेत्रों तक गया। 1332 से 1333 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वो मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना था और कला और साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में उनकी ख्याति से आकर्षित हो बतूता ने मुल्तान और उच्च के रास्ते होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। सुल्तान उसकी विद्वता और ज्ञान से प्रभावित हुआ और उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश घोषित कर दिया। वो इस पद पर कई वर्षों तक रहा, पर फिर उसने विश्वास खो दिया और उसे कारागार में कैद कर लिया गया। बाद में सुल्तान और उसके बीच की गलतफहमी दूर होने के बाद उसे राजकीय सेवा में पुनर्स्थापित किया गया और 1342 ईस्वी में मंगोल शासक के पास सुल्तान के दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया गया। अपनी नई नियुक्ति के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ गया। मालाबार से वो मालद्वीप गया और वो 18 महीनों तक काजी के पद पर रहा, पर अंततः उसने श्रीलंका जाने का निश्चय किया। बाद में एक बार फिर वो मालाबार तट तथा मालद्वीप गया और उसे चीन जाने के अपने कार्य को दोबारा शुरू करने से पहले वो बंगाल तथा असम भी गया था। वो जहाज से सुमात्रा गया और सुमात्रा से चीनी बंदरगाह नगर जायतुन गया, जो आज क्वांझू के नाम से जाना जाता है। उसने व्यापक रूप से चीन की यात्रा की और वो बीजिंग तक पहुंच गया, लेकिन वहां लंबे समय तक नहीं ठहरा। 1347 में उसने वापस अपने घर जाने का निश्चय किया। उसके यात्रा वृत्तांतों की तुलना मार्को पोलो से भी की जाती है, जिसने 13वीं शताब्दी के अंत में वेनिस से चलकर चीन और भारत की भी यात्राएं की थीं। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत को सावधानी तथा कुशलता पूर्वक दर्ज किया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह विश्व यात्री 14वीं शताब्दी में यात्राएं कर रहा था, जब आज की तुलना में यात्रा करना अधिक कठिन तथा जोखिम भरा कार्य था। इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी 40, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी 10 दिन में तय की जा सकती थी। यात्रा करना बहुत खतरनाक भी था। इब्न बतूता ने कई बार डाकुओं के समूहों द्वारा किए गए आक्रमण को भी झेला, यहां तक कि वो अपने साथियों के साथ कारवां में चलना पसंद करता था, पर इससे भी राजमार्गों के लुटेरों को नहीं रोका जा सकता था। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा के दौरान उसके कारवां पर कई बार आक्रमण हुए और उसके कई साथी यात्रियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जो जीवित बचे, इनमें इब्न बतूता भी शामिल था, जो बुरी तरह से घायल हो गया था। कहा जाता है कि इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री था, जिसने उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में अपने निवास स्थान मोरक्को वापस जाने से पहले कई वर्ष उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया के कुछ भाग, भारतीय उपमहाद्वीप तथा चीन की यात्राएं की थीं। वो जब वापस आया तो स्थानीय शासक ने निर्देश दिए कि उसकी कहानियों को दर्ज किया जाए। फ्रांसवा बर्नियर लगभग 1500 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात उनमें से कई लोगों ने भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों तथा धार्मिक प्रथाओं के विषय में विस्तृत वृत्तांत लिखे। उनमें से कुछ चुनिंदा लोगों जैसे जेसुइट रोबर्टो नोबिली ने तो भारतीय ग्रंथों को यूरोपीय भाषाओं में भी अनुवादित किया। सबसे प्रसिद्ध यूरोपीय लेखकों में एक नाम दुआर्ते बारबोसा का है, जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का एक विस्तृत विवरण लिखा। कालांतर में 1600 ईस्वी के बाद भारत में आने वाले डच, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी थी। इनमें से एक प्रसिद्ध नाम फ्रांसीसी जौहरी जियो बैप्टिस्ट तेवर्नियर का था, जिसने कम से कम 6 बार भारत की यात्रा की थी। वो विशेष रूप से भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था
और उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी। इनमें से कई यात्री जैसे इटालियन चिकित्सक मनुकी कभी भी यूरोप वापस नहीं गए और भारत में ही बस गए। फ्रांस का रहने वाला फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक तथा एक इतिहासकार था। कई और लोगों की तरह वो भी मुगल साम्राज्य में अफसरों की तलाश में आया था। वो 1656 से 1668 तक भारत में 12 वर्ष तक रहा और मुगल दरबार से नजदीकी रूप से जुड़ा रहा। पहले मुगल सम्राट शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में और बाद में मुगल दरबार के एक आर्मीनियाई अमीर दानिशमंद खान के साथ एक बुद्धिजीवी तथा वैज्ञानिक के रूप में। बार्नियर ने देश के कई भागों की यात्राएं की और जो देखा उसके विषय में विवरण लिखे। वो सामान्यतः भारत में जो देखता था उसकी तुलना यूरोपीय स्थिति से करता था। उसने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के शासक लुई 14 को समर्पित किया था और उसके कई अन्य कार्य प्रभावशाली अधिकारियों और मंत्रियों को पत्रों के रूप में लिखे गए थे। लगभग प्रत्येक दृष्टांत में बर्नियर ने भारत की स्थिति को यूरोप में हुए विकास की तुलना में दयनीय बताया। हालांकि उसका आकलन हमेशा सटीक नहीं था। फिर भी जब उसके कार्य प्रकाशित हुए तो बर्नियर के वृत्तांत अत्यधिक प्रसिद्ध हो गए। बर्नियर के कार्य फ्रांस में 1670 से 1671 में प्रकाशित हुए और अगले 5 वर्षों के भीतर ही अंग्रेजी, डच, जर्मन तथा इटालियन भाषाओं में इनका अनुवाद हो गया। 1670 से 1725 के बीच उसकी यात्रा वृत्तांतों की किताब फ्रांसीसी भाषा में 8 बार छप चुकी थी और 1684 तक ये 3 बार अंग्रेजी भाषा में भी छप चुकी थी। ये अरबी और फारसी वृत्तांतों के बिल्कुल विपरीत था, जिनका प्रसार हस्तलिपियों के रूप में होता था, जो 1800 ईस्वी से पहले सामान्यतः प्रकाशित नहीं होते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।